सभी भैया बहनों को नमस्कार। आज हम कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान में पाठ क्रमांक 3 रेशों से वस्त्र तक के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम रेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन और जो रेशम होती है उसके जो रेशे होते हैं वे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशे कीट के कोकून, एक रेशम कीट आता है, उसके जो कोकून होता है उससे प्राप्त होता है। रेशम के फाइबर से रेशम बनाया जाता है जिसे साड़ियाँ बुनी जाती है। जांतव रेशे यानी ऐसे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। ऊन और रेशम ये दो जांतव रेशे हैं। अपन ऊन के बारे में पढ़ते हैं अभी। ऊन भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके रहते हैं। इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत, जिससे बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से रहती है। कहने का मतलब भेड़ है, बकरी है, याक है, ये जंतु है, इनसे ऊन प्राप्त होती है और इनके जो शरीर जो होता है उनके ऊपर मोटे बाल होते हैं और उन बालों के बीच में वायु भरी रहती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल, तंतुरूपी मुलायम ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। ये तंतुरूपी जो मुलायम बाल होते हैं त्वचा के निकट में, वे तंतुरूपी ऊन बनाने के काम आते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। कुछ ऐसी विशेष नस्लें होती हैं, उन नस्लों के अंदर भेड़ों के तो तंतुरूपी बाल ही होते हैं। उनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल होते हैं। तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ उत्पन्न करने के लिए जिन जनकों का चयन किया जाता है, यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। वर्णात्मक प्रजनन यानी तंतुरूपी मुलायम बाल जिनके शरीर पर हो, ऐसी यदि भेड़ उत्पन्न करनी है तो ऐसे जनकों का उपयोग किया जाता है। तो ऐसी जो चयन प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम है वर्णात्मक जनन, वर्णात्मक प्रजनन। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ही ऊन होती है। अधिकांश जो ऊन होती है वो भेड़ों से प्राप्त होती है। याक की ऊन तिब्बत तथा लद्दाख में प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त होती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। ये विशेष किस्म की एक ऊन है। इसकी जो नस्ल होती है उसका भी नाम अंगोरा है। उस बकरी की नस्ल से ये ऊन प्राप्त होती है। जम्मू एवं कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाली कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल, जिसको फर बोलते हैं, होते हैं, जिससे बेहतरीन शाल बनाई जाती है, जिन्हें पश्मीना शालें कहते हैं। ये पश्मीना शालें कश्मीर के अंदर प्रसिद्ध है और वहाँ पर जो बकरी है
उस बकरी के त्वचा के निकट एक फर पाए जाते हैं, मुलायम बाल, उनसे वो सालें बनती है। रेशों से ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। भेड़ पालन और प्रजनन हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी भागों में गडरिये भेड़ों का पालन करते हैं। ये भारत के अंदर इलाके हैं, वहाँ पर भेड़ों का पालन होता है। भेड़ शाकाहारी जंतु है, यह घास तथा पत्तियाँ पसंद करता है। भेड़ पालक इन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें हैं, मक्का है, ज्वार है, खली है, ये इनको अतिरिक्त भोजन देते हैं भेड़ पालक भेड़ों को। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की बनी परतें, जिससे बड़ी मात्रा में गुणवत्ता युक्त ऊन प्राप्त होती है। भेड़ को ऊन दृष्टि से पाला जाता है और बड़ी मात्रा के अंदर ऊन प्राप्त होती है भेड़ों से, जिससे बड़ी मात्रा में गुणवत्ता युक्त ऊन प्राप्त होती है। इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ें होती हैं। जब पाली गई भेड़ों के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को काट दिया जाता है। रेशों को ऊन में संसाधित करना अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा उत्पादन की जाती है। सीधा जैसे जंतुओं से बाल कटिंग करके और उनका रेशा बनाकर और कोई वस्तु बना दे, ऐसा संभव नहीं है। एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा पहले चरण के अंदर उनकी कटाई करना, फिर उसको ऊन को शुद्ध करना और फिर उससे कुछ वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो उसके कुछ चरण हैं। देखिए, पहला चरण क्या कहता है? भेड़ों के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार दिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। सबसे पहली काम है कटाई करना। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई बाल काटने के लिए प्रयोग करता है ना। कैंची से भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है। सामान्यतः बालों को गर्मियों के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ों को बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। सर्दियों के दिनों के अंदर वो अपन पढ़ चुके हैं कि बालों के बीच में हवा होती है और हवा कुचालक है, उसके कारण वो गर्मी बनी रहती है। तो गर्मियों के दिनों के अंदर है जो बालों को काटा जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता। त्वचा की सबसे ऊपरी वाली जो परत होती है वो मृत कोशिकाएं होती है बालों की, उनको काट दिया जाता है। दूसरी स्थिति में क्या करते हैं? त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी प्रकार से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई है, धूल है, ग्रत है वगैरह वो सब हट जाते, दूर हो जाते हैं, जिसको अपमार्जन कहते हैं। ये आजकल अपमार्जन है मशीनों द्वारा किया जाता है। अपमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल या रायदान बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छांट या पृथक किया जाता है। उपयोगिता के अनुसार उनको अलग अलग छांट दिया जाता है। अगले चरणों में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल एवं फूले हुए रेशों को छांट दिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये बर कौन से हैं? जो बाल फूले हुए होते हैं उनको बर कहते हैं। ये वही बर हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। उसके पश्चात रेशों को पुनः अपराजित करके सुखा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पादन ही धागे के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। पांचवें चरण में रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। अलग अलग रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ और बकरी की सामान्यतः ऊन जो होती है वो काली या भूरी या सफ़ेद होती है, तो अलग अलग कलर उसके ऊपर किए जाते हैं आवश्यकता के अनुसार। अगला जो अंतिम चरण है उसको रेलिंग बोलते हैं।
अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उससे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काट कर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काट कर ऊनी वस्त्र का उपयोग किया जाता है। न इसमें रेशे काटे जाते हैं, कटाई की जाती है, कटाई करने के बाद में उसको वस्त्र बनाए जाते हैं। ये 6 चरण हैं ऊन प्राप्त करने के। अगला जो है व्यावसायिक संकट। व्यावसायिक संकट क्या है? ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए है, जीवनोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा होता है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है। कहने का मतलब ये जो ऊन का छटाई का काम करते हैं, उनके साथ में कभी एंथ्रेक्स जीवाणु आ जाता है, और वो एंथ्रेक्स जीवाणु से यदि कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उसके लिए वो खतरनाक होता है। किसी भी उद्योग में कारीगरों में ये हो सकता है। इसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। 4 प्रश्न जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। जावंत रेशे किसे कहते हैं, वर्णात्मक प्रजनन क्या है, पश्मीना सालें कैसे बनाई जाती है, रेलिंग किसे कहते हैं। इस प्रकार के ये 4 प्रश्न आपको अभ्यास पुस्तिका में करना है। ये अपन इसको आराम से लिख भी सकते हैं। जावंत रेशे की परिभाषा है, जावंत रेशे किसे कहते हैं, फिर ऊन है, फिर ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, भेड़ पालन और प्रजनन क्षेत्र ये लिख सकते हैं। भेड़ पालन कहाँ कहाँ होता है भारत में। रेशों को ऊन यानी रेशों को ऊन में संसाधित करना, इसके जो 6 चरण हैं, ये 6 चरणबद्ध है, यानी लगातार है, लगातार होने वाले। पहला काम पूरा होगा तो दूसरा होगा, दूसरा होगा तो तीसरा होगा। इस प्रकार से ये 6 चरण है और व्यावसायिक संकट है।